PHP include स्टेटमेंट। अगर आपके पास एक फ़ाइल मौजूद है जिसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है या उसमें कोई PHP का कोड है या उसमें कोई HTML का मार्कअप है, तो और आप इस कोड को, टेक्स्ट को या मार्कअप को अपनी PHP फ़ाइल के अंदर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो इस सूरत में आप इंक्लूड स्टेटमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपके वेब पेज में कुछ टेक्स्ट या कुछ PHP का कोड या HTML का कोड बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप ऐसा करें कि आप इस PHP, HTML या इस टेक्स्ट को आप एक अलग से फ़ाइल में रख दें और उस फाइल को बाद में PHP के अंदर इंक्लूड स्टेटमेंट की मदद से ऐड कर लें। आइए अब हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। इसका सिंटैक्स कुछ यूँ है: इंक्लूड सिंगल कोट्स फाइल नेम। फाइल नेम में आप यहाँ पर फाइल का पूरा पाथ देंगे। आइए अब हम PHP इंक्लूड की एग्जांपल देखते हैं। एज्यूम कीजिए कि हमारे पास एक फ़ाइल मौजूद है जिसका नाम है footer.php। हम चाहते हैं कि इस फ़ाइल को हम एक स्टैंडर्ड फुटर के तौर पे यूज़ करें। फुटर, जैसा कि आप जानते हैं कि वेबसाइट्स के पेजेस के सबसे नीचे एक लाइन नज़र आ रही होती है जिसमें कॉपीराइट एटसेट्रा एटसेट्रा और आगे वेबसाइट का नाम लिखा होता है। हम चाहते हैं कि इस तरह का हम कोड एक अलग से फ़ाइल में रख लें और बाद में इस कोड को अपनी PHP की फ़ाइल में ऐड करते जाएं। आइए अब हम कोड की तरफ चलते हैं। इस footer.php का कोड कुछ यूँ है। इसमें एक इको कमांड यूज़ की गई है जिसके अंदर एक पैराग्राफ को प्रिंट करवाया है। उस पैराग्राफ में है कॉपीराइट, आगे ईयर 1990 टू करंट ईयर, जो भी अब ईयर होगा, करंट ईयर होगा, और उसके बाद abc.com, कोई भी वेबसाइट का नाम एग्जांपल के तौर पे। आइए अब हम इस footer.php के रिज़ल्ट को ब्राउज़र में जाके देखते हैं। ब्राउज़र पे जो आपको डिस्प्ले नज़र आ रहा है, कॉपीराइट 1990 टू 2015 abc.com, ये रिज़ल्ट है footer.php की फ़ाइल का। हम चाहते हैं कि हम अपने वेब पेज के सबसे नीचे, सबसे बॉटम पे ये टेक्स्ट लिखा हुआ डिस्प्ले करवाएं। अभी जो हमने फुटर की फ़ाइल देखी थी, अगर हम उसको अपने PHP के पेज में ऐड करवाना चाहें तो उसके लिए हम इंक्लूड स्टेटमेंट को इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं, ये एक PHP की का पेज है। इसमें देखिए शुरू में तमाम कोड या तमाम टेक्स्ट लिखने के बाद आखिर में हमने इंक्लूड स्टेटमेंट की मदद से footer.php फ़ाइल को, जो पीछे देखी है हमने, उसको हमने ऐड कर लिया है। आइए अब हम इस दिए गए वेब पेज के रिज़ल्ट को, जो कि PHP में बनाया गया है, उसको हम ब्राउज़र पे जाके देखते हैं कि इसका फाइनल रिज़ल्ट क्या होगा। दिए गए PHP के पेज का ब्राउज़र व्यू आपके सामने मौजूद है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, HTML में लिखा गया तमाम टेक्स्ट ऊपर डिस्प्ले हुआ है और आखिर में इंक्लूड स्टेटमेंट की मदद से जो footer.php के फ़ाइल को हमने ऐड किया था, देखिए वो सबसे नीचे डिस्प्ले हो रही है। PHP डेट एंड टाइम। PHP में डेट फंक्शन इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि डेट और टाइम को फॉर्मेट किया जा सके। आइए अब हम PHP डेट फंक्शन को मज़ीद देखते हैं। PHP डेट फंक्शन किसी भी टाइम स्टैम्प को एक ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ी जाने वाली डेट और टाइम में कन्वर्ट करता है। आइए अब हम
डेट फंक्शन के सिंटैक्स को देखते हैं। डेट फंक्शन का सिंटैक्स कुछ यूँ है, स्टार्ट में डेट, उसके बाद पैरेंथेसिस में पहला पैरामीटर फॉर्मेट, उसके बाद कोमा, उसके बाद सेकंड पैरामीटर टाइम स्टैम्प। आइए अब हम इन पैरामीटर्स और इनकी डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। पहला पैरामीटर है फॉर्मेट। ये पैरामीटर ज़रूरी पैरामीटर है, इसके बगैर डेट फंक्शन काम नहीं कर सकता। इस पैरामीटर से मुराद वो फॉर्मेट है जिसके तहत आप टाइम स्टैम्प को देखना चाहते हैं। सेकंड पैरामीटर है टाइम स्टैम्प। ये ऑप्शनल पैरामीटर है। टाइम स्टैम्प से मुराद डेट और टाइम होता है। यूज़र डेट फंक्शन में खुद से भी टाइम स्टैम्प मेंशन कर सकता है जिसको वो फॉर्मेट करवाना चाहता है। अगर वो टाइम स्टैम्प को मेंशन नहीं करेगा तो डिफ़ॉल्ट में करंट डेट और टाइम ही यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर गौरतलब बात यह है कि PHP का डेट फंक्शन वो डेट और टाइम रिटर्न करेगा जो कि इस वक्त सर्वर पे होगा। आइए अब हम कुछ करैक्टर्स को देखते हैं जिनकी मदद से हम डेट को फॉर्मेट कर सकते हैं, यानी कि ये करैक्टर्स डेट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। स्मॉल डी किसी भी महीने के दिन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि एक महीने में 1 से लेके 31 तक दिन हो सकते हैं, तो स्मॉल डी की वैल्यू भी 01 से लेके 31 तक ही होगी। सेकंड है स्मॉल एम। ये किसी भी महीने को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास 1 से लेके 12 तक महीने होते हैं, तो स्मॉल एम की वैल्यू भी 01 से लेके 12 तक के बीच में ही होगी। थर्ड कैरेक्टर है कैपिटल वाई। ये ईयर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। ईयर जैसे कि 1998, 1992, 2015, ये ईयर को रिप्रेजेंट करता है और इसमें 4 डिजिट्स हो सकते हैं। फोर्थ कैरेक्टर है लोअर केस एल। लोअर केस एल की मदद से हम किसी भी हफ्ते के दिन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे। इन कैरेक्टर्स के अलावा और भी मज़ीद कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि स्लैश, डॉट या डैश कैरेक्टर, जिनकी मदद से हम इन कैरेक्टर्स को और बेहतरीन तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। आइए अब हम एक एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जिसमें हम डेट को मुख्तलिफ तरीक़ों से फॉर्मेट करेंगे। आपके सामने एक PHP का कोड मौजूद है। यहाँ पर 4 इको की कमांड्स हैं जिनके ज़रिए हम कुछ प्रिंट करते हैं। पहली कमांड देखें तो यहाँ पर डेट प्रिंट की गई है डेट फंक्शन के तहत। पहला देखिए, यहाँ पे इस फॉर्मेट को देखें तो इसमें पहला कैरेक्टर कैपिटल वाई है यानी कि ईयर, उसके बाद स्लैश है, उसके बाद स्मॉल एम है यानी कि मंथ को रिप्रेजेंट करेगा ये, उसके बाद दोबारा स्लैश है, उसके बाद स्मॉल डी है यानी कि ये डे को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद वाला अगर हम कमांड देखें तो यहाँ पर स्लैश की जगह डॉट यूज़ किया गया है और बाकी कैरेक्टर्स सेम वैसे ही हैं। थर्ड कमांड में डैश यूज़ की गई है और फोर्थ कमांड में वाई एम और डी नहीं यूज़ किया गया जबकि स्मॉल एल यूज़ किया गया है। आइए अब हम इस कोड का रिज़ल्ट ब्राउज़र पे जाके देखते हैं। आपके सामने पेज का ब्राउज़र व्यू मौजूद है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि सेम टाइम स्टैम्प को, जो कि करंट टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ फॉर्मेट्स में शो किया गया है। ऑटोमेटिक कॉपीराइट ईयर। अक्सर वेबसाइट्स के वेब पेजेस पे कॉपीराइट ईयर ज़रूर लिखा होता है। हम डेट फंक्शन की मदद से इस कॉपीराइट ईयर को ऑटोमेटिकली अपडेट कर सकते हैं।
आपके सामने एक एग्जाम्पल कोड मौजूद है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है एंड साइन कॉपी 2010 टू, और आगे एक PHP का कोड मौजूद है। ये PHP का कोड क्या करेगा? ये PHP का कोड डेट प्रिंट करवाएगा, और डेट फंक्शन जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, डेट फंक्शन कुछ इस तरह है कि डेट आगे पैरेंथेसिस के अंदर कैपिटल Y, यानी कि ये PHP का फंक्शन सिर्फ ईयर प्रिंट करवाएगा, वो भी कौन सा ईयर? जो इस वक्त करंटली चल रहा है। इस तरीके से आप कॉपीराइट ईयर ऑटोमेटिकली अपडेट करवा सकते हैं। आइए अब हम कुछ टाइम के बारे में जानते हैं। यहाँ पर कुछ करैक्टर्स दिखाए जाएंगे जो कि टाइम को फॉर्मेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहला करैक्टर है स्मॉल h। स्मॉल h आवर्स को रिप्रेजेंट करता है। इसके स्टार्ट में 0 होते हैं। आवर्स जैसा कि हम जानते हैं 01 से लेके 12, तो इसकी स्मॉल h की वैल्यू 01 से लेके 12 तक हो सकती है, क्योंकि ये 12 आवर फॉर्मेट है। नेक्स्ट करैक्टर है स्मॉल i। स्मॉल i मिनट्स को रिप्रेजेंट करता है। ये भी 0 से स्टार्ट होगा, जैसे कि 0, 0, 0, 1, 0, 2, और ये 59 तक जाएगा। इसकी वैल्यू 00 से लेके 59 तक हो सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं। नेक्स्ट करैक्टर है स्मॉल s। ये सेकंड्स को रिप्रेजेंट करता है। इसकी वैल्यू 00 से लेके 59 तक होती है, और यहाँ पर भी पहली वैल्यू 0 ही होगी, जैसे कि 01, 02 और 03, यानी कि 0 से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट करैक्टर है स्मॉल a। लोअर केस एंटी मेरिडियम और पोस्ट मेरिडियम, यानी कि AM और PM को रिप्रेजेंट करने के लिए ये करैक्टर स्मॉल a यूज़ किया जाता है। आइए अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये दी गई एग्जांपल करंट टाइम को एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट पे रिप्रेजेंट करेगा। ये एग्जांपल है इको द टाइम इज़ डेट, शुरू में स्मॉल h, फिर I, फिर S, फिर A, और बीच में है कोलन। आइए अब हम इस एग्जांपल का ब्राउज़र व्यू देखते हैं। गिवन कोड का ब्राउज़र व्यू आपके सामने मौजूद है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइम फॉर्मेट हो गया है। शुरू में 07 यानी कि आवर्स, फिर 29 यानी कि मिनट्स, और 41 यानी कि सेकंड्स, और PM ये पोस्ट मेरिडियम, और बीच में कोलन साइन है। इस तरीके से हमने टाइम को फॉर्मेट कर दिया। मैं रिफ़्रेश करके देखूं तो आप देख सकते हैं कि सेकंड्स तब्दील हो रहे हैं। गेट योर टाइम जोन। अगर आपने कोड में कुछ टाइम डिस्प्ले करवाया डेट फंक्शन की मदद से, लेकिन ये टाइम वो नहीं है जो आप चाहते हैं, ये ठीक टाइम नहीं है, ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है क्योंकि हो सकता है कि सर्वर किसी और मुल्क में हो, या ये सर्वर किसी और टाइम जोन पे सेट हुआ हो। तो अब अगर आप ठीक टाइम देखना चाहते हैं अपने लोकेशन के मुताबिक, तो आप खुद से टाइम जोन को सेट कर सकते हैं। आइए अब हम एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नीचे दी गई एग्जांपल टाइम जोन को एशिया कराची पे सेट कर देगी ताकि ठीक टाइम डिस्प्ले हो सके। एग्जांपल देखते हैं। डेट अंडरस्कोर डिफ़ॉल्ट अंडरस्कोर टाइम जोन अंडरस्कोर सेट, और यहाँ पर हमने लिखा है एशिया स्लैश कराची, और उसके बाद हमने टाइम को डिस्प्ले कराया है इको कमांड की मदद से। इको द टाइम इज़ डेट, और यहाँ पर आवर और मिनट और सेकंड, और उसके बाद एंटी मेरिडियम पोस्ट मेरिडियम का करैक्टर स्मॉल a यूज़ किया है।
आइए अब हम इस कोड का रिज़ल्ट ब्राउज़र पे जाके देखते हैं। गिवन कोड का ब्राउज़र व्यू आपके सामने मौजूद है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइम डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर स्टार्ट में आवर्स 12, फिर मिनट्स 42, सेकंड्स 18 और एंटी मेरिडियम पोस्ट मेरिडियम करैक्टर की मदद से AM डिस्प्ले हो रहा है। इस तरीके से हमने अपने डिफ़ॉल्ट टाइम जोन को एशिया कराची पे सेट कर दिया है। PHP कुकीज़। आइए देखते हैं कि कुकी क्या होती है। कुकी बेसिकली किसी भी यूज़र को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कुकी बेसिकली एक छोटी फाइल होती है जो कि सर्वर यूज़र के कंप्यूटर के अंदर खुद से इम्बेड करता है। जब भी कोई कंप्यूटर ब्राउज़र को किसी पेज की रिक्वेस्ट करेगा तो साथ ही वो कुकी को भी सेंड करेगा। PHP की मदद से हम कुकी को क्रिएट भी कर सकते हैं और कुकी से वैल्यू रिट्रीव भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि PHP में कुकीज़ कैसे क्रिएट की जाती हैं। कुकी को हम सेट कुकी फंक्शन की मदद से क्रिएट करते हैं। सेट कुकी फंक्शन का सिंटैक्स कुछ यूँ है। सेट कुकी आगे पैरेंथेसिस, इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स यूज़ होते हैं जैसा कि नेम, ये कुकी के नाम के लिए होता है, ये आप कुकी का क्या नाम रखना चाहते हैं। उसके बाद वैल्यू, ये कुकी की वैल्यू को बताता है कि कुकी की वैल्यू क्या होगी। एक्सपायर, ये वो टाइम बताता है जिस टाइम पे कुकी एक्सपायर होगी। पाथ, ये वो पाथ होता है जिस पाथ के लिए कुकी इस्तेमाल की जाएगी। इस तरह डोमेन, सिक्योर और कुकी HTTP ओनली होगी या नहीं। इन पैरामीटर से सिर्फ नेम पैरामीटर ऐसा पैरामीटर है जो कि ज़रूरी पैरामीटर है। बाकी तमाम पैरामीटर अगर ना भी दिए जाएं तब भी कुकी क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे एक गौरतलब बात यह है कि सेट कुकी फंक्शन HTML टैग से पहले लिखा जाए। अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे जिस एग्जाम्पल में हम एक कुकी क्रिएट करेंगे और उस कुकी का नाम होगा यूज़र। इस कुकी की वैल्यू होगी अहमद और इस कुकी का एक्सपायरी टाइम होगा 30 दिन के बाद। इस 30 दिन के बाद के एक्सपायरी टाइम के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 86400 मल्टीप्लाई बाय 30। साथ ही इधर हम एक स्लैश यूज़ करेंगे जिसका मतलब है कि कुकी पूरी वेबसाइट के लिए मौजूद रहेगी। अगर हम कुकी को पूरी वेबसाइट के लिए नहीं रखना चाहते तो हम सिर्फ उस डायरेक्टरी का नाम दे सकते हैं जिसके लिए आप कुकी को बनाना चाहते हैं। इसके बाद हम कुकी की वैल्यू को रिट्रीव करेंगे। जिस कुकी का नाम हमने यूज़र रखा हम उसकी वैल्यू को रिट्रीव करेंगे एक ग्लोबल वेरिएबल की मदद से, और वो ग्लोबल वेरिएबल है $_कुकी। इसके बाद हम एक फंक्शन मज़ीद यूज़ करेंगे जो है isSet फंक्शन। isSet फंक्शन की मदद से हम ये जानेंगे कि क्या कुकी की वैल्यू सेट हुई है या नहीं हुई। अब हम PHP के कोड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको एक PHP का पेज नज़र आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टार्ट में हमारे PHP का कोड मौजूद है। यहाँ पर पहला वेरिएबल है $cookie_name और इस वेरिएबल में हमने रखा है यूज़र। ये वो नाम है जो हम कुकी को देना चाहते हैं। उसके बाद हमने अगला वेरिएबल यूज़ किया है $cookie_value। यहाँ पर हम और साथ हमने इसको अहमद वैल्यू असाइन की है। ये वो वैल्यू है जो हम इस यूज़र नाम की कुकी को देना चाहते हैं। इसके बाद हमने सेट कुकी का फंक्शन यूज़ किया है।
और सेट कुकी के फंक्शन में पहला पैरामीटर हमने कुकी अंडरस्कोर नेम दिया है, यानी कि इस जो कुकी बनने लगी है इसका नाम होगा यूज़र, क्योंकि कुकी अंडरस्कोर नेम के अंदर यूज़र पड़ा है। इसके बाद हमने इसको अगला पैरामीटर देना है जो कि वैल्यू का होता है। वैल्यू में हमने ये वेरिएबल पास किया है कुकी अंडरस्कोर वैल्यू, और इसके अंदर मौजूद है अहमद, यानी कि ये जो कुकी बनने लगी है इसको अहमद वैल्यू पास की गई है। अगला पैरामीटर होता है एक्सपायरी का, यानी कि कुकी कब एक्सपायर होगी, कुकी कब डिलीट होगी, कब ख़त्म हो जाएगी। तो उसको हमने 30 दिन के बाद का टाइम दिया है। वो इस तरीके से कि इस वक्त जो भी टाइम है उसमें ऐड कर दिया जाए 86400 मल्टीप्लाई बाय 30। 86400 से मुराद होती है एक दिन, ठीक है। तो 86400 मल्टीप्लाई बाय 30 से मुराद होगी 30 दिन। अगला पैरामीटर होता है कि कुकी जो है उसका पाथ क्या होगा। इसका पाथ स्लैश है, यानी कि ये कुकी वेबसाइट पूरी वेबसाइट पे अवेलेबल होगी। ये कुकी रूट पे मौजूद है, तो ये कुकी पूरी वेबसाइट के लिए एक्सेसिबल होगी। इस तरीके से हम कुकी को क्रिएट करेंगे। जब हमने कुकी क्रिएट कर ली, अब हम HTML का टैग यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमारी कुकी की जो फंक्शन है वो HTML से पहले ही है, जैसे हमने पीछे देखा। अब हम देखते हैं कि अभी जो हमने कुकी बनाई है हम इसकी वैल्यू को कैसे रिट्रीव कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या कुकी सेट भी हुई है या नहीं हुई। इसके लिए हम जैसे पीछे बात कर चुके हैं, हम एक ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करेंगे जो कि है $_कुकी। हम इस ग्लोबल वेरिएबल की मदद से ये चेक करेंगे कि वो वैल्यू जो कुकी अंडरस्कोर नेम के अंदर है वो है यूज़र, यानी कि ये स्टेटमेंट बन जाएगी $_कुकी और अंदर यूज़र, यानी कि यूज़र नाम की कुकी इस सेट क्या सेट हुई है। नोट का मतलब नहीं हुई, यानी कि ये पूरी स्टेटमेंट ये बताएगी कि अगर यूज़र नाम की कुकी सेट नहीं हुई तो ये स्टेटमेंट को रन करो, और ये स्टेटमेंट है एको कुकी नेम्ड, जो भी इस कुकी के अंदर यानी कि यूज़र ये सेट नहीं हुई, वरना अगर ये सेट हो चुकी है तो मैसेज प्रिंट करेगा कि ये कुकी सेट हो चुकी है। इसके बाद हमने इसकी वैल्यू को प्रिंट करना है, वो भी हम इसी ग्लोबल वेरिएबल की मदद से करेंगे जो कि है $_कुकी, और इसके अंदर हम उस कुकी का नाम देंगे जिसकी हम वैल्यू को रिट्रीव करना चाहते हैं। आइए अब हम अपने वेब पेज की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस दिए गए कोड का रिज़ल्ट क्या होगा। आपके सामने दिए गए कोड का ब्राउज़र व्यू मौजूद है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कुकी नेम्ड यूज़र इज़ नॉट सेट, जबकि हम तो अपने कोड में पीछे कुकी को सेट करके आए थे। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप कुकी को पहली दफ़ा सेट करेंगे तो उस कुकी की वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए आपको अपने वेब पेज को रिफ़्रेश करना पड़ेगा। जैसे हम अपने वेब पेज को रिफ़्रेश करते हैं, देखिए आपके सामने कुकी की वैल्यू भी आ गई है और मैसेज भी लिखा हुआ डिस्प्ले हो गया है कुकी यूज़र इज़ सेट। मॉडिफाई अ कुकी वैल्यू, हम ये देखते हैं कि हमने जो पीछे कुकी बनाई हम उसकी वैल्यू को कैसे चेंज कर सकते हैं। कुकी की वैल्यू को चेंज करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए हम सेट कुकी के फंक्शन को एक दफ़ा दोबारा इस्तेमाल करेंगे और वही कुकी दोबारा नई वैल्यू के ज़रिए सेट कर देंगे। आइए एग्जांपल देखते हैं। देखिए दिया गया कोड सेम वैसा ही है जैसा हमने पहले देखा था। यहाँ फ़र्क सिर्फ आया है कुकी अंडरस्कोर वैल्यू के वेरिएबल में, और कुकी अंडरस्कोर वैल्यू के वेरिएबल को अब हमने जो वैल्यू असाइन की है वो है अकमल ख़ान। अब और बाकी देखिए बाकी सारा कोड सेम वैसा ही है जैसा हम पीछे देख के आए हैं। यहाँ हमने सिर्फ इस फंक्शन को जो वैल्यू दी है उसमें कुकी का नेम यूज़र ही है, और इसकी वैल्यू जो है वो हमने चेंज कर दी है, वो हमने अब चेंज करके अकमल ख़ान रख दी है। इस तरह हमने पहले से बनी हुई कुकी यूज़र को उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया है। आइए अब हम इस एग्जांपल का रिज़ल्ट ब्राउज़र पे जाके देखते हैं।
आपके सामने ब्राउज़र व्यू मौजूद है। ये उसी कोड का ब्राउज़र व्यू है जो अभी हम पीछे एक्सप्लेन करके आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कुकी यूज़र इज़ सेट और वैल्यू इज़ अहमद, जबकि हमने तो कोड में वैल्यू कोई और सेट की थी। हमने जो वैल्यू सेट की थी वो थी अकमल ख़ान, और ये वैल्यू तो पहले वाली ही है जो हम पीछे सेट करके आए हैं। तो वही बात कि जब भी हमने कुकी की वैल्यू को सेट करना है तो एक दफ़ा पेज को रिफ़्रेश कर लें तो कुकी की नई वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। आइए अब हम ऐसा करके देखते हैं। जैसे ही हमने पेज को रिफ़्रेश किया, जो नई वैल्यू हमने सेट की थी वो आपके सामने डिस्प्ले होना शुरू हो गई है। इस तरीके से हम अपनी प्रीवियस कुकी को अपडेट कर सकते हैं। डिलीट अ कुकी। किसी भी कुकी को डिलीट करने के लिए हम दोबारा सेट कुकी फंक्शन ही यूज़ करेंगे, लेकिन इस दफ़ा सेट कुकी के फंक्शन के अंदर हम जो एक्सपायरेशन डेट है कुकी की वो हम कोई ऐसी रख देंगे जो गुज़र चुकी हो। आइए एग्जांपल के ज़रिए देखते हैं। देखिए अभी हम जो पीछे कुकी बनाई थी उसका नाम था यूज़र। यहाँ पर भी हम वही यूज़र कुकी ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमने एक्सपायरी डेट जो रखी है वो 1 घंटा पहले की रख दी है। इसके बाद हमने उस कुकी को हमने मैसेज शो कराया है कि कुकी डिलीट हो चुकी है। आइए अब हम इस कोड का रिज़ल्ट ब्राउज़र पे जाके देखते हैं। आपके सामने वेब पेज का ब्राउज़र व्यू मौजूद है। देखिए यहाँ पर मैसेज लिखा हुआ डिस्प्ले हो रहा है, कुकी यूज़र इज़ डिलीटेड। आइए अब हम चेक करते हैं कि क्या कुकी डिलीट हुई है कि नहीं। हम वही प्रीवियस फाइल चेक करते हैं। देखिए जो पहली फ़ाइल थी जिसमें हमने कुकी सेट की थी, हम उस फाइल पे दोबारा आए हैं और यहाँ पर वो मैसेज डिस्प्ले करा रहा है कुकी नेम्ड यूज़र इज़ नॉट सेट, यानी कि ये कुकी अब डिलीट हो चुकी है। चेक इफ़ कुकीज़ आर अनेबल्ड। आइए अब हम एक छोटा सा स्क्रिप्ट बनाते हैं जिसकी मदद से हम ये चेक कर पाएंगे कि हमारे सिस्टम पर कुकीज़ अनेबल्ड हैं या नहीं। इस काम के लिए पहले हम एक कुकी को बनाएंगे जिसका नाम होगा टेस्ट कुकी, और ये कुकी हम सेट कुकी फंक्शन की मदद से बनाएंगे। कुकी बनाने के बाद हम $_ कुकी वेरिएबल यूज़ करेंगे और इस $_ कुकी को हम काउंट करेंगे। ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि $_ कुकी एक अरे होता है, और इस $_ कुकी की अरे की मदद से हम तमाम कुकीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। हम इस $_ कुकी अरे वेरिएबल को काउंट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये 0 से ज़्यादा है। अगर तो $_ कुकी के अरे में 0 से ज़्यादा कुकीज़ हैं, यानी कि ये $_ कुकी 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि कुकीज़ अनेबल हैं, वरना कुकीज़ अनेबल नहीं है। आइए अब हम कोड की तरफ चलते हैं। आपके सामने PHP का कोड मौजूद है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने सेट कुकी फंक्शन यूज़ किया और इसके अंदर हमने टेस्ट कुकी नाम की एक कुकी को सेट कर दिया, और इसके अंदर जो हमने वैल्यू उसको असाइन की वो है टेस्ट। इसके साथ ही हमने इसको एक्सपायरी टाइम भी एलोकेट कर दिया, और इसका पाथ जो हमने दिया वो रूट दे दिया, यानी कि पूरी वेबसाइट के लिए ये कुकी एक्सेसिबल है। इसके बाद हमने एक कंडीशन यूज़ की, इफ़ काउंट $_ कुकी इज़ ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन चेक करेगी कि $_ कुकी का अरे वेरिएबल जो है जिसके ज़रिए हम कुकीज़ को एक्सेस करते हैं, अगर उसका साइज़ अगर वो 0 से बड़ा है तो इसका मतलब है कुकीज़ बन रही हैं, तो वो प्रिंटिंग करेगा, स्क्रीन पे प्रिंट करवाएगा एको कमांड की मदद से कुकीज़ आर अनेबल्ड। अगर तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये मैसेज प्रिंट करवाएगा कुकीज़ आर डिसेबल्ड। आइए अब हम चेक करते हैं कि हमारी मशीन पर
कुकीज़ अनेबल्ड हैं या नहीं। आपके सामने वेब पेज का ब्राउज़र व्यू मौजूद है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैसेज लिखा हुआ शो हो रहा है, कुकीज़ आर अनेबल्ड। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी मशीन पर कुकीज़ अनेबल्ड हैं। ये हमने उसी कोड की मदद से चेक किया जो भी हम पीछे देख के आए हैं।